आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि पिछले 2 क्लासों में जो आपने पढ़ा था उसको हम लोग एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और उसके बाद रिवीजन करने का सिंपल सा मतलब होगा कि आप चीज़ों को आसानी से जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और इस चैप्टर को आगे हम लोग लेकर चल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बस दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपने क्या पढ़ा था। बाकी तो सब चीज़ आपको पहले से मालूम है। एक रिलेशन इसमें हम लोग बनाने के लिए बस पढ़ना चाह रहे हैं पीछे का, बाकी और कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए, पिछले 2 क्लासों में आपने बेसिकली पढ़ा था, पहला तो ये था आपका द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, यानी कि पेट्रोग्राड में फरवरी का रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ था। आपने इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या देखा था, इसमें ये देखा था कि फरवरी का ही रिवॉल्यूशन ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसमें राजा को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या खास बात था, थोड़ा सा इसके बारे में और गहराई से जान लेते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पे आपने पढ़ा था कि पेट्रोग्राड क्या था, रसिया का कैपिटल था। ठीक है, उसके बाद रसिया में एक नदी बहता था जिसका नाम था रिवर नीवा। ठीक है, उसके राइट साइड में हमारे वर्कर्स के क्वार्टर और वहाँ पे जहाँ मतलब फैक्ट्री ये सब हुआ करते थे। और लेफ्ट साइड में एकदम बहुत शानदार शानदार जगह, एकदम बहुत प्रसिद्ध सब जगह, फैशनेबल एरिया हो गया, विंटर पैलेस यानी कि राजा का जो घर था वो भी इधर ही था, बड़े बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग इधर थे, और जो आपका पार्लियामेंट था जिसका नाम था ड्यूमा वो भी इधर ही था आपका। बेसिकली आप कह सकते हैं कि रसिया ना 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक तरफ जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था और एक तरफ जहाँ पे डेवलपमेंट का ही पूरा खेल था, यानी कि राजा के तरफ जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि 1917 में फूड का ना कमी होने लगा था वर्कर्स के क्वार्टर के तरफ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्यों कमी होने लगा था ये भी हमने बताया था आपको, क्योंकि यहाँ पे ना जाड़े का समय था और जाड़े के समय में बहुत ज़्यादा क्या पड़ रहे थे, बर्फ गिर रहा था, स्नो, ये सब जब बहुत भयंकर रूप से हो रहा था। तो पहला समस्या तो इनके पास ये था कि अनाज नहीं था इनके पास खाने का, और यदि था भी तो मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमने आपको कहा है कि जो चीज़ मार्केट में कम रहता है उसका मार्केट में प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपको बताएं तो मार्केट में ना फॉर्च्यूनर बहुत कम है, फॉर्च्यूनर कार जो होता है मार्केट में बहुत कम है। यदि आपको एक फॉर्च्यूनर खरीदना पड़ेगा तो कम से कम 3-4 महीना आपको वेट करना पड़ता है। मतलब मार्केट में फॉर्च्यूनर कम है, इसीलिए उसका प्राइस देखते हो कितना हाई रहता है, 40 लाख 45 लाख, हाई मॉडल लोगे तो 50 लाख तक का भी आता है कि नहीं। फिर उसमें आप मॉडिफिकेशन अलग से करवाते हैं, उसका चार्ज अलग लगता है, वो तो खैर आपका पर्सनल चॉइस है। मतलब मार्केट में जो चीज़ कम है ना उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ पड़ गया था, इतना ज़्यादा इनका फसल बर्बाद हो चुका था, इनके पास एकमात्र सहारा ये था कि अनाजों को महंगे दामों में खरीद के खाओ। लेकिन ये लोग महंगे दामों में तभी खरीद पाएंगे ना जब इनके पास पैसा रहेगा। अब यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने अपना फैक्ट्री भी बंद कर दिया था जाड़ा के समय में, क्योंकि जाड़े के समय में इनका प्रोडक्शन उतना होता नहीं था। अब जब प्रोडक्शन नहीं है तो क्या कभी भी कंपनी का मालिक वर्कर को बिना मतलब का बैठा के पेमेंट कभी देगा? कभी नहीं देगा। इसलिए मालिक ने फैक्ट्री भी बंद कर दिया। तो यहाँ पे गुस्सा आ गया वर्कर लोगों को, कहा कि भैया हमारा एकमात्र सहारा है, फैक्ट्री से पैसा कमा के खाते हैं और आपने फैक्ट्री को ही बंद कर दिया, इसलिए फैक्ट्री को खोलो, इनका ये डिमांड था। अगला दिन क्या हुआ, उसके अगले दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स किस पे उतर गए, धरने पे, स्ट्राइक पे उतर गए। और मतलब वुमेन भी बड़ी लेवल पे उन्होंने स्ट्राइक किया 22 फरवरी को, और उस दिन को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जानते थे। ठीक है, उसके बाद इस पूरे स्ट्राइक को लीड कौन कर रहा था? अच्छा एक बात और कहाँ गया हमारा, हाँ ये वाला टॉपिक। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पूरा जो स्ट्राइक था हमारा ये आगे बढ़ रहा था पेट्रोग्राड की ओर, यानी कि जो हमारा कैपिटल था रसिया का पेट्रोग्राड, और पेट्रोग्राड में भी नेवेस्की प्रोस्पेक्ट में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। बेसिकली वहाँ पे लोग जाते और सारे लोग धरना पे बैठ जाते, प्रदर्शन करते, राजा से अपना बात मनवाने की कोशिश करते ये लोग। ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ देखो, और ये लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे पेट्रोग्राड में, इन लोगों ने पूरे फैशनेबल बिल्डिंग को, गवर्नमेंट के बड़े बड़े मतलब फैशनेबल एरिया को, बड़े बड़े बिल्डिंग के ऑफिस के बिल्डिंग को उन्होंने घेर लिया, और इस तरीके से घेरा जैसे उस पर हमला करने वाला है। इस किस चीज़ को देखते हुए राजा ने पुलिस को बुला लिया, पूरा अपना कैवेलरी का मतलब होता है जो आर्मी हमारे घोड़े पे बैठ के पहरा देते हैं ना, उनको भी बुला लिया पूरी तरीके से। और राजा ने कहा कि इन सभी पे तुम अपना नज़र रखो, कुछ गलती करेगा तो हमको बताना। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ,
फिर हम लोगों ने भी पढ़ा था कि राजा ने क्या लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था, और इस वजह से सबको वहां से भागना पड़ा, सारे स्ट्राइक बंद हो गए। लेकिन गुस्से में आके इन लोगों ने 27 फरवरी को पुलिस के हेडक्वार्टर पे ही अटैक कर दिया और उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था वर्कर्स लोगों ने, ठीक है। और ये लोग क्या स्लोगन लगाने लगे, ब्रेड को लेकर, वेज को लेकर, बेटर आवर को लेकर और डेमोक्रेसी को लेकर ये लोग नारेबाजी करने लगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये भी पढ़ा था कि राजा जो है दोबारा बुलाता है किसको, अपने आर्मी को, अपने पुलिस को, ठीक है। क्यों बुलाया, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि बड़े लेवल पे पुलिस के ऊपर, पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उस पर ऊपर हमला किया गया था। इसको देखते हुए राजा ने सोचा ना कि ये अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए आर्मी को दोबारा कॉल करूं और उनको बुलाऊं। लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, आपने पढ़ा था, आर्मी तो आया लेकिन उसने फायर करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई जो प्रोटेस्ट में करने आए हैं ना, जो लोग प्रोटेस्ट में आए हैं उसमें हमारे लोग भी हैं। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वो लोग थे ना, आर्मी लोग, वो लोग भी तंग आ चुके थे राजा से, वो लोग भी राजा से तंग आ चुके थे, क्योंकि आर्मी में वही लोग थे जिनका घर परिवार था कहाँ पे, गाँवों में, और उनके भाई लोग ही केवल प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। तो उनके ऊपर गोली बंदूक चलाने से लोग कतरा गए और राजा से कह दिया कि हम गोली बंदूक इस पर नहीं चलाएंगे, यानी कि मिलिट्री भी राजा के खिलाफ हो गया, कहा कि नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अगला क्या हुआ था, अगला फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे सोल्जर्स ने वर्कर का साथ पकड़ लिया और क्या कहा कि हम अब सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। और इन लोगों ने मीटिंग कहाँ पे किया था, उसी सेम बिल्डिंग में जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट होता था, यानी कि ड्यूमा। और इस मीटिंग को क्या नाम रखा गया था, पेट्रोग्रेड सोवियत। याद रखिएगा, इस पेट्रोग्रेड सोवियत में हमारे हर प्रकार के लोग थे, किसान, सोल्जर्स, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, हर लोग थे, ठीक है। अगला, और मिलिट्री का कमांडर अगले दिन जाता है राजा के पास, कहता है कि राजा साहब अब आपको अपना सिंहासन त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम भी आपके साथ अब नहीं हैं, तो अब आपको कौन बचाएगा। और देखो कमांडर जाके बोला ना तो राजा मान भी गया, क्योंकि उसको मालूम था कि भैया अब हमारे पास कोई नहीं है, हमारा सबसे बड़ा ताकत था मेरा आर्मी भी हमारे खिलाफ हो चुका, तो हमारा कोई भी साथ देने वाला है नहीं, इसलिए राजा के पद से सिंहासन त्याग दो। तो त्याग दिया इन्होंने। तो कब दिया गया फाइनली, 2 मार्च 1917 को राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा क्या बना था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था। और देखो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में ना बेसिकली थे तो सभी लोग, लेकिन किसान, वर्कर, ये सब बस नाम के तौर पे थे। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा दबदबा था वो था आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर का, छोटे मोटों का वहाँ पे कोई रोल नहीं था। यानी कि जो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर थे ना वो थे, और आर्मी के जो छोटे छोटे ऑफिसर थे उनको कोई भी रोल उसमें नहीं दिया गया, कोई भी पोजीशन गवर्नमेंट में नहीं दिया गया था। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट केवल कहने के लिए सभी लोग थे उसमें, लेकिन ज़्यादा जो उसमें एक्टिव थे वो हमारे आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लैंड ऑनर। तो जरा बताइए, यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है वर्कर, पीजेंट्स, इन्हीं को लेकर सारा बात हो रहा है, लेकिन पावर में गवर्नमेंट बना ली, लेकिन पावर में आके गवर्नमेंट बना लिया ये लोग। क्या ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। तो इस चीज़ को देखते हुए व्लादिमीर लेनिन को थोड़ा सा बुरा लगता है, उनको लगता है कि यार सारा काम कर रहा है किसान, वर्कर, और पावर में आ जा रहा है ये लोग। तो व्लादिमीर लेनिन का कहना यह था कि नहीं, पावर में किसको होना चाहिए, वर्कर्स को, पीजेंट्स को, इन लोगों को पावर में होना चाहिए, ठीक है। अगला फिर हम लोगों ने ये देखा था कि व्लादिमीर लेनिन 3 डिमांड रखते हैं अपने गवर्नमेंट के सामने। वो कहता है कि पहला कि वॉर जो हमारा या रसिया लड़ रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान वर्कर्स का हो रहा है, पीजेंट्स का हो रहा है, और सोल्जर्स तो हमारे मारे ही जा रहे हैं, तो वार को रोक दिया जाए। दूसरा ये था कि जो लैंड थे ना उन सभी को क्या कर दिया जाए, किसानों के बीच में बांट दिया जाए। जो राजा का ज़मीन था, यानी कि जो बड़े बड़े जमींदार लोगों का ज़मीन था, वो लोगों के बीच में बांट दिया जाए। और तीसरा इनका डिमांड था कि जो बैंक है ना वो नेशनलाइज कर दिया जाए। नेशनलाइज का मतलब हो गया कि सभी के लिए ओपन कर दिया जाए, सभी का उसमें बराबर अधिकार होगा बैंक के ऊपर। अगला, इन्हीं 3 डिमांड को हम लोग क्या कहते थे, लेनिन्स का अप्रैल थीसिस कहते थे, ठीक है ना। अगला, उसके बाद धीरे धीरे हमारा मूवमेंट और बढ़ता चला गया, क्योंकि यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन के बातों को नहीं माना गया, रसिया युद्ध लड़ता चला गया, है ना। यानी कि व्लादिमीर लेनिन का जो 3 डिमांड था उन तीनों डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पे धीरे धीरे प्रोटेस्ट फिर और बढ़ने लगा, कमेटी अलग अलग जगह पर बनने लगे, पूरी तरीके से मतलब अब बोल्शेविक पार्टी का पावर इंक्रीज हो रहा था, किसके खिलाफ,
प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में वही लोग थे जो कि मेहनत बहुत ही कम किए थे, लेकिन जिन्होंने मेहनत ज़्यादा किया वो तो गवर्नमेंट से बाहर है, वर्कर्स, पीजेंट्स, उसको कोई अधिकार नहीं मिला। तो धीरे धीरे बोल्शेविक पार्टी का यहाँ पे पावर इंक्रीज होता चला गया, और इस चीज़ को देखते हुए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या सोचा था कि बोल्शेविक पार्टी को दबाया जाए। क्यों? क्योंकि यदि ये मजबूत बन गया ना तो हमारा जीना हराम कर देगा ये, है ना। तो बोल्शेविक पार्टी को दबाने का कोशिश किया जा रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके थ्रू हुआ क्या, प्रोविजनल गवर्नमेंट बोल्शेविक पार्टी के लीडर को एक एक करके उठाना शुरू कर दिया, मतलब कि उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया। किसके लीडर को? बोल्शेविक पार्टी के लीडर को। ये कौन काम कर रहा था? प्रोविजनल गवर्नमेंट करवा रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था हाँ, उसके बाद इस विरोध में फिर हमारे बोल्शेविक पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया था कि भैया आप हमारे वर्कर्स को या फिर आप हमारे लीडर को जेल में कैसे डाल सकते हैं, लेकिन इनके प्रोटेस्ट को भी दबा दिया गया। किसके द्वारा? प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट इतना अत्याचार मतलब वाला व्यवहार कर रहा था बोल्शेविक पार्टी के साथ कि आप पूछो मत। उसके लीडर को मार रहा था, पीट रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था, जेल में डाल दे रहा था। इस वजह से बोल्शेविक पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर या तो छुप गए या तो उस जगह को खाली करके किसी और जगह पे चले गए वो लोग। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बोल्शेविक पार्टी और प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी 36 का आंकड़ा चल रहा है, दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा अभी फिलहाल। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखते हैं कि आखिर, यानी कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि फरवरी तक क्या हुआ था, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि आखिर रेवोल्यूशन जो हमारा अक्टूबर में हुआ था वो क्या था। और यहाँ पे ना आपको दो चीज़ याद रखना है, हम लोग बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के बारे में, और साल हमारा वही है 1917 ही। अक्टूबर के बारे में बात करेंगे पहला बात, और दूसरा बात हम लोग इसमें यह बात करने जा रहे हैं कि क्या रिजल्ट हमारा निकला प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी के बीच में, कौन जीता कौन हारा, क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहीं से हमारा आज का मेन क्लास शुरू होता है। देखिए लिखा हुआ है, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक पार्टी ग्रू, लेनिन feared that the provisional government would set up a dictatorship। जिस तरीके से प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी दोनों अपने अपने पावर को बढ़ा रहा था, उस तरीके से ना व्लादिमीर लेनिन को लगा कि यदि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऐसे करता चला रहा, यानी कि जिस तरीके का बिहेव प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी कर रहा है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो प्रोविजनल गवर्नमेंट किसका शेप ले लेगा? डिक्टेटरशिप का शेप ले लेगा। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है उसमें हेड कौन होता है? मिलिट्री का जो कमांडर होता है ना, वही हमारा हेड होता है। तो यहाँ पे अब व्लादिमीर लेनिन को लगने लगा था, अच्छा व्लादिमीर लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का लीडर, ठीक है। उनको लगने लगा था ना कि यदि यही रवैया प्रोविजनल गवर्नमेंट का रहा तो पक्का ही डिक्टेटरशिप का रूप ले लेगा। मतलब कि यहाँ पे डर सताने लगा था किसको? व्लादिमीर लेनिन को, ठीक है। लेकिन अगला क्या हुआ देखो, उसके बाद इन सितंबर लेनिन बिगेन डिस्कशंस फॉर अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब सितंबर में, यानी कि अभी अक्टूबर हमारा आया नहीं है, सितंबर, देखो कोई भी जो लड़ाई होता है ना धीरे धीरे होता है, तो सितंबर में अब व्लादिमीर लेनिन ने सोचा कि नहीं भैया ऐसे तो नहीं चलने देंगे, हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को रोकना पड़ेगा। और सितंबर में व्लादिमीर लेनिन अलग अलग लोगों से मिलने लगा, अलग अलग लोगों से मिल के बोलने लगा कि कैसे हम लोगों को प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म करना है, यानी कि हमको क्या करना है, बेसिकली रिवॉल्ट करना है। किसके खिलाफ? प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। इसका प्लान बनाने लगा था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ देखो, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत का मतलब यहाँ पे क्या समझना है? अलग अलग लोगों का ग्रुप, ठीक है। फैक्ट्रीज वेयर ब्राउट टुगेदर, यानी कि बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्राउट टुगेदर। तो बोल्शेविक पार्टी के जो सपोर्टर थे आर्मी में, अच्छा यहाँ पे आपने याद रखिएगा, आर्मी में सारे लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट में नहीं थे। आर्मी में केवल वही लोग थे जो कि बड़े लीडर थे आर्मी के, मतलब कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में वही आर्मी के लोग थे जो कि बड़े बड़े पद पे थे। लेकिन जो छोटा लीडर था आर्मी का, वो कहाँ से रहेगा? वो अभी भी किसको सपोर्ट करता था? बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करता था। तो बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्टर था आर्मी में, सोवियत में, फैक्ट्री में, जहाँ जहाँ था, उन सभी सपोर्टर को अपने पास बुलाया गया। किसके द्वारा? व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, कि भैया तुम लोग सब एक साथ आओ और हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक लड़ाई लड़ने वाले हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। लेकिन अगला देखते हैं क्या हुआ।
On 16 October 1917, लेनिन परस्यूडेड द पेट्रोग्राड सोवियत। देखो यहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत कौन था, याद कीजिए तो जरा। पेट्रोग्राड सोवियत बेसिकली उसमें वो लोग थे जो कि मीटिंग में शामिल हुए थे। कब? जब हमारा राजा पद से हट गया था, तो वहां पे मीटिंग में कौन थे? बेसिकली सोल्जर्स थे, वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, ये सब थे। तो जो हमारे सोल्जर छोटे मोटे लेवल के थे, उन सभी को आपस में बुलाया गया। बोला कि भैया चलो हम सब मिल के एक लड़ाई लड़ते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। तो सभी को इन्होंने आपस में साथ में बुलाया, बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ रेवोल्यूशन टू सीज पावर, यानी कि पावर को खत्म करने के लिए, किसके पावर को? प्रोविजनल गवर्नमेंट का पावर को खत्म करने के लिए सभी ने हाथ मिला लिया। अगला, अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर लियोन ट्रॉट्स्की टू सीज पावर, यानी कि एक कमिटी बनाया गया, उस कमिटी का नाम रखा गया मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी। और इसका हेड कौन था? इसका हेड बना दिया गया लियोन ट्रॉट्स्की को। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि अब जो हमारा प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, वो कौन कमिटी लड़ेगा? मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी लड़ेगा। और इसमें बेसिकली वो सारे लोग थे जो कि बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करते थे, और इसका हेड चुना गया लियोन ट्रॉट्स्की को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या हुआ। द डेट ऑफ रिवोल्ट वाज केप्ट अ सीक्रेट, लेकिन कब हमला करना है प्रोविजनल गवर्नमेंट पे, इस बात को व्लादिमीर लेनिन ने और लियोन ट्रॉट्स्की ने अभी तक सीक्रेट रखा था। देखो कई बार क्या होता है ना, आपके ग्रुप में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि भंडा फोड़ देते हैं, है ना। मान लीजिए यदि प्रोविजनल गवर्नमेंट को पहले से मालूम चल जाता कि हमारे ऊपर इस दिन हमला होने वाला है, तो क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट तैयार नहीं होता? बिल्कुल तैयार होता। इसीलिए व्लादिमीर लेनिन और इस कमेटी का जो हेड था लियोन ट्रॉट्स्की, दोनों ने सोचा ना कि लड़ाई कब लड़ना है, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट पे हमला कब करना है, ये बात हम दोनों क्या रखेंगे? अभी सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता कोई जाके प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड को बता देगा, तो इसीलिए उन्होंने डेट को अभी फिलहाल सीक्रेट रखा था। आखिरकार एक्चुअली अचानक कब रिवोल्ट शुरू हुआ? 24 अक्टूबर को। अचानक व्लादिमीर लेनिन कहता है कि चलो अब हमला करो, इसीलिए 24 अक्टूबर को हमला किया गया प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ। इन फियर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट केरेंस्की हैड ऑर्डर्ड द ट्रूप्स। अब इतना बड़े लेवल पे प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर हमला होने लगा, यानी कि उसके बिल्डिंग पे, उसके प्रोविजनल गवर्नमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स पे हमला होने लगा, कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम था केरेंस्की, याद रखेगा। यानी कि अब 24 अक्टूबर को बोल्शेविक पार्टी हमला करना शुरू कर चुका है। किसके ऊपर? प्रोविजनल गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिस के बिल्डिंग के ऊपर, पुलिस स्टेशन पे, है ना। उसी प्रकार से उसके अलग अलग प्रकार के लीडर को हमला कर रहा है, उसके ऊपर उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसके जमीन को हथिया रहा है। इस डर से प्राइम मिनिस्टर जो था प्रोविजनल गवर्नमेंट का, उन्होंने ट्रूप्स को ऑर्डर किया, यानी कि जो आर्मी था बेसिकली, उनको इन्होंने परमिशन दिया कि अपना कमांड तुम अब संभालो। बात समझ आ रही है? अच्छा देखो, इस अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, रशिया में गवर्नमेंट किसका है? प्रोविजनल गवर्नमेंट का है। और उसका हेड कौन है? केरेंस्की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही था। तो उन्होंने आर्मी को आदेश दिया कि अब आपका काम चालू होता है, क्योंकि इसमें क्या छिड़ चुका है? अब युद्ध छिड़ चुका है। तो अब आर्मी वाले तुम आओ और इस आर्मी को संभालो, यानी कि इस लड़ाई को संभालो। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो केरेंस्की था प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसको बुला लिया? अपने आप को बचाने के लिए आर्मी को बुला लिया। ठीक है, अगला देखते हैं क्या हुआ। देखो, द मिलिट्री मैन सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। और मिलिट्री के आदमी ने क्या किया? बोल्शेविक पार्टी का जो 2 बिल्डिंग था जिसमें न्यूज़पेपर छपता था बोल्शेविक पार्टी का, उनको इन्होंने कब्जे में ले लिया। देखो यहाँ पे ना मिलिट्री सबसे पहले उनके न्यूज़पेपर को क्यों कब्जा में लिया, बताओ जरा, इसके पीछे रीजन हो सकता है कुछ। यानी कि राजा ने आर्मी को बुलाया मैटर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आर्मी ने सबसे पहले बोल्शेविक पार्टी का जो न्यूज़पेपर वाला बिल्डिंग था उनको ही अपने कब्जे में पहले क्यों लिया आर्मी ने? इसलिए लिया क्योंकि सारा का सारा बात जो फैलता था वो किसके थ्रू फैलता था? न्यूज़पेपर के थ्रू। और आर्मी ने सोचा ना, यदि न्यूज़पेपर को ही हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे तो क्या लोगों के पास बात फैल पाएगा? लीडर क्या बात करना चाहता है, क्या बात फैल पाएगा? नहीं बात फैल पाएगा। इसलिए पहले न्यूज़पेपर को अपने कब्जे में लो। तो न्यूज़पेपर का जो बिल्डिंग था, 2 बिल्डिंग को
आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। किसका? बोल्शेविक पार्टी का। ठीक है, अगला क्या हुआ देखो, अगला। अच्छा एक बात बताइए, उस समय पे अपने बातों को फैलाने के लिए सबसे अच्छा जरिया क्या हुआ करता होगा? उस समय पे तो इंस्टाग्राम नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, ये सब नहीं था। तो बेसिकली उस समय पे था हमारा टेलीफोन, है ना, लैंडलाइन वाला टेलीफोन था। और उस समय पे क्या था? पेपर था। तो सबसे पहले लोगों के बीच में बोल्शेविक पार्टी अपना मैसेज ना फैला पाए, इसके लिए आर्मी पहले किस पे कब्जा करेगा? न्यूज़पेपर पे और टेलीफोन पे। तो पहला उन्होंने न्यूज़पेपर पे तो कब्जा कर लिया, अब अगला किस पे कब्जा करेगा? वो टेलीफोन पे कब्जा करेगा, है ना। देखते हैं क्या होता है अगला। Troops were sent to take over telephone and telegraph offices and protect the Winter Palace। और आर्मी को वहां पे भी भेजा गया जहां पे हमारा टेलीफोन और टेलीग्राफ वाला ऑफिस हुआ करता था, क्योंकि वहीं से सारे मैसेज को फैलाया जाता था बोल्शेविक पार्टी के द्वारा। तो बोल्शेविक पार्टी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका आर्मी ने क्या निकाला? ये निकाला कि ये जहां से अपने बातों को फैलाता है पहले वहीं पे कब्जा करो। तो इन्होंने उनके सारे न्यूज़पेपर को बैन करवा दिया। इन जहाँ पे ये लोग ऑफिस में जाके टेलीग्राफ के थ्रू या फिर टेलीफोन के थ्रू लोगों को अपना मैसेज पहुँचाते थे, उनके पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। और आर्मी ने सबसे बड़ा काम क्या किया? विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया। अच्छा, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया मतलब बेसिकली राजा के घर को प्रोटेक्ट किया। देखो यहाँ पे ना आपको ये बात मानना पड़ेगा, हालांकि पूरा पावर अब आ चुका है प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे राजा का कोई रोल नहीं है अब, लेकिन इसके बावजूद राजा के घर को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है मालूम है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट अभी भी सपोर्ट लेता था किससे मालूम है? राजा से। आगे आपको पता चलेगा कि राजा केवल सिंहासन से हटा था, लेकिन राजा का बात अभी भी लोग मानते थे। बात समझ में आ रही है? ये आपको आगे मिलेगा, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। इन रिस्पॉन्स, अच्छा एक बात बताइए, इतना कुछ प्रोविजनल गवर्नमेंट कर रहा है, न्यूज़पेपर बंद करवा दिया, टेलीफोन वाला ऑफिस बंद करवा दिया जहां से बोल्शेविक पार्टी अपना मैसेज फैलाता था, क्या बोल्शेविक पार्टी जवाब में कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। उन्होंने क्या किया देखो, इन रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जो कमेटी बनाया गया था, ऑर्डर इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो ये जो हमारा कमेटी बनाया गया था बोल्शेविक पार्टी के द्वारा, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इनके सारे सपोर्टर को व्लादिमीर लेनिन ने ऑर्डर दे दिया कि जाओ और गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस को अपने कब्जे में ले लो और प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को अपने कब्जे में लेके उसको अरेस्ट कर लो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे को परेशान करना चाह रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी और बोल्शेविक पार्टी भी, दोनों। तो बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था हमारा व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने अपने सारे सपोर्टर को कहा कि जाओ और गवर्नमेंट को बड़े बड़े बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लो और प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो ऑफिस, जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, उसको अरेस्ट कर लो। ठीक है, पूरा कब्जा में ले लिया। अगला देखो, द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी टूक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अब ये जो हमारा मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी था जो कि बोल्शेविक पार्टी ने बनाया था, इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री वाले जगह को अपने कब्जे में ले लिया। देखो, मिलिट्री वाले जगह को अपने कब्जे में लेने का मतलब है आपके पास बड़े लेवल पे हथियार का हो जाना, बड़े लेवल पे गोला बारूद हो जाना। इसका मतलब है कि अब व्लादिमीर लेनिन का जो पार्टी था हमारा बोल्शेविक पार्टी, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा था? मजबूत हो रहा था, क्योंकि उसके कब्जे में क्या आ चुका था? मिलिट्री का कैंप आ चुका था बेसिकली। और मिलिट्री का कैंप आने का मतलब है गोला बारूद बंदूक का कोई कमी नहीं होना। ठीक है, अगला। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है? धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। ठीक है, अगला देखो, बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट हैड सरेंडर। यानी कि रातों रात दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा हमला किया कि जीत कौन गया? बोल्शेविक पार्टी हमारा जीत गया। यानी कि बोल्शेविक पार्टी के द्वारा जो हमारा कमेटी बनाया गया था, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, इनके अंडर में पूरा शहर कब्जे में आ गया। मतलब पूरा अब हर जगह पे कब्जा किसका है? बोल्शेविक पार्टी का है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और जितने भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उन सभी ने सरेंडर कर दिया, तो उसको मालूम चल चुका था भैया हम क्या हो चुके हैं, हार चुके हैं। ठीक है, लड़ाई तो दोनों लड़ रहा था, लेकिन जीता कौन? बोल्शेविक पार्टी। हारा कौन? प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ ये हम लोग देखेंगे। यानी कि यही था हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन। याद रखिएगा, अक्टूबर रेवोल्यूशन में आपसे कोई पूछे कि बताओ क्या था,
इसमें मेजरली आपको ये बताना है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक पार्टी दोनों के बीच में युद्ध होता है। जीतता कौन है? बोल्शेविक पार्टी हमारा जीत जाता है। ये तो आपने अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ लिया, लेकिन अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ, अक्टूबर के बाद क्या बदला, ये हम लोग अपने अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।